उठापटक। आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार से मतदाताओं की सूची फाइनल होने की जानकारी आ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और इसी के साथ शुरू हुई सियासी जंग, जिसमें जुबानी हमले, दावे, वादे, विकास और नारों का जोर है। जनता की जरूरतों से ज्यादा मुद्दा पार्टियों की जीत हार का है। कैसे सत्ता तक पहुंचा जाए, और इसी गुणा भाग में, इसी गुणा गणित में दिन और रात नेताओं के गुजर रहे हैं। जिताऊ प्रत्याशी और जीत की गारंटी के बीच नाम झूल रहे हैं। कहीं सीट का मुद्दा भी फंसा हुआ है तो उसे सुलझाने में मन मार कर मुलाकातें भी हो रही हैं। चार बातें हो रही हैं। इस बीच जनता अपने कयास लगा रही है। चौक चौराहों पर इस समय सिर्फ सियासी बातें हो रही हैं। बिहार में बयार से बड़ा मुद्दा, बिहार में बयार किसकी है, इसे लेकर दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और इसे हवा दे रहे हैं नेता अपने बयानों से। ताजा बयान लालू प्रसाद यादव का आया है, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि अब एनडीए की विदाई होने वाली है। अपने चुटीले अंदाज के लिए मशहूर लालू का यह पोस्ट उसी शैली में है। सवाल यही है कि क्या बिहार का चुनाव अब नारों के जोर पर लड़ा जाएगा? क्या अब विवादित बयानों के जरिए असली मुद्दे गोल किए जाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। बिहार की सियासी हलचल की ये ताजा तस्वीर है। चिराग पासवान के घर मौजूद बीजेपी के विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान मुमकिन कोशिश में जुटे हैं चिराग पासवान को समझाने में, जो फिलहाल 35 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि सीटें नहीं मिली तो प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे। चुनावों के ऐलान के 24 घंटे भी नहीं बीते कि बिहार के सियासी रंग बिखरने लगे हैं। कहीं सीटों पर जोर है तो कहीं नारों का शोर है। लालू प्रसाद यादव, जो अब तक खामोशी बरत रहे थे, अचानक सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए तो अपने अंदाज में ही उन्होंने एक्स पर एक नारा गढ़ा, जिसे जेडीयू और बीजेपी के नारे का जवाब माना जा रहा है। इसमें बिहार के चुनाव की तारीखों को गूंथते हुए लालू ने लिखा है 6 और 11 एनडीए 9-11। लालू क्या कहना चाहते हैं बिल्कुल साफ है। वो बता रहे हैं कि चुनाव के बाद एनडीए की विदाई तय है। भले ही लालू की पब्लिक अपीयरेंस कम हो गई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अक्सर नीतीश सरकार को घेरते नजर आते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और पोस्ट कर नीतीश सरकार के 20 साल के कार्यकाल को घेरा है। इस वीडियो वॉर में उन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, किसानों को रुलाने वाली 20 सालों की निर्दयी एनडीए सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। भ्रष्टाचार और नारों के दम पर आरजेडी नीतीश कुमार को यूं ही नहीं घेर रही है। असल में इससे पहले जेडीयू और बीजेपी की तरफ से चुनावों में नारे उछाले गए हैं, जिसका जवाब अब माना जा रहा है कि लालू ने दिया है। जेडीयू ने नारा दिया था 25 से 30 फिर से नीतीश। वहीं सोमवार को जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नारा दिया 25 से 30 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश। चुनाव की तारीखें तय हैं। 2 चरण में होने वाला चुनाव पहले चरण में 6 नवंबर को होगा, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। यही कारण है कि अब तक ड्राई चल रहा बिहार का सियासी एपिसोड यकीनन कई ट्विस्ट से गुजरने वाला है, क्योंकि लालू यादव तेजस्वी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं तो बीजेपी और जेडीयू सत्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इलेक्शन फाइट कभी पर्सनल तो कभी प्रोफेशनल हर मोड़ से गुजर रही है। आप भी अगर सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर बिहार के चुनाव पर नजर रखिए। बहुत कुछ देखने और समझने को मिलेगा, जो यकीनन कहीं और के चुनाव से ज्यादा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि बिहार चुनाव में मुद्दों की जगह जुमलों की सियासत होगी। देश का सवाल है कि आरोप प्रत्यारोपों के साथ बयानों की बौछार कोरी चुनावी धार है। देश का सवाल है कि जनता की समस्याओं से अब दूर, बयानबाजी की आदत से मजबूर। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अनंत अमित सिंह
प्रवक्ता बीजेपी मौजूद हैं। पूजा पैट्रिक प्रवक्ता जेडीयू मेरे साथ है और लरेब अकरम प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं अनंत अमित के पास चलूंगा। अनंत साहब, लालू प्रसाद यादव ने एक नया नारा जोड़ा है और वो नारा कुछ इस तरह से है कि 6 और 11 एनडीए 9-2-11। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए मनोज जी, बिहार की 13 करोड़ आबादी ने 2005 में ही लालू जी को 9-2-11 कर चुकी है। और इस बार का जो चुनाव है मनोज जी, 2025 का जो बिहार का चुनाव होने वाला है, ये बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करेगा। और जिस तरीके से विगत 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, 20 वर्षों से राज्य में एनडीए की सरकार है, और जो 2005 के बाद जो बिहार में जो स्थिति बनी थी विकास की, बयार जो नीतीश कुमार के नाम पे बह रही है, वो पूर्णतः ये 13 करोड़ जनता ये तय करेगी कि पुनः 2025 में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन होना है। मनोज जी, और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में पहला बार ऐसा होगा जो कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे। जिस तरीके से महागठबंधन ने अपने 1 महीने 3 महीने के दौरान आपने देखा होगा कि विगत 3 महीने से एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार की सड़कों पर जिस तरीके से ठगबंधन के नेताओं के द्वारा जो बिहार के परिदृश्य को पूरे देश में दिखाया गया, वो बिहार की 13 करोड़ आबादी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जो इस तरीके से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में तमाम ऐसी गाथाएं लिखी गई विकास की, जो इस बार का मुख्य मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा, महिला सशक्तिकरण की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, युवाओं को रोजगार की बात होगी। हमने ये तय किया है कि 3800 जिला में एक उद्योग हर जिला में लगाया जाएगा और लगभग 2 करोड़ युवाओं को जिस तरीके से हम रोजगार देने का काम करेंगे। ये बिहार की जनता जो पलायन की बात जो पूरे देश में चल रही है, बिहार मनोज जी एक ऐसा प्रदेश नहीं है कि सिर्फ पलायन होता है, पलायन सभी राज्यों में होता है, लेकिन बिहार को जिस तरीके से एक अपमानित करने के लिए बीमारू राज्य के तौर पे कांग्रेस ने जो स्थापित किया था विगत 20 वर्षों में एनडीए की सरकार बनने के बाद से बीमारू राज्य से बिहार आज विकसित राज्य होने जा रहा है और नई नई गाथाएं बिहार लिख रहा है। ये पूरा प्रदेश देख रहा है और पूरे देश की जनता देख रही है, जिसका परिणाम 2025 में पुनः एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद लोगों को यह लगेगा कि एनडीए ने बिहार में काम किया था। सीधे चलेंगे हम लरेब अकरम के पास, जो कि प्रवक्ता जेडीयू मेरे साथ मौजूद है। लरेब साहब, आपने बीजेपी की बात को सुना, बीजेपी की प्रतिक्रिया को सुना, क्या कहेंगे इस पर? आरजेडी की प्रतिक्रिया। मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूं जी। बीजेपी जो कह रही है ये इनके पास झूठ बोलने के सिवा ये सब हैबिचुअल चीटर है, लायर है, झूठ बोल रहे हैं और खुलेआम दिन के उजाले में झूठ बोलना कोई इनसे सीखे। प्रदेश में शासन व्यवस्था ठप है, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, लोग त्रस्त हैं, हत्याएं, बलात्कार, डकैती, तमाम तरह के मुद्दे पूरी बिहार देख रही है। और ये कहते हैं कि 2005 से इनको जनता ने स्वीकार कभी नहीं किया। तोड़ मरोड़ के कभी इधर भागकर कभी उधर भागकर वोट चोरी करना, विधायक चोरी करना, ये इनकी पूरी पॉलिटिक्स का इनका तौर तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है। और ये सरकार में किसी तरह तोड़ जोड़ करके बने हुए हैं। पूरी तरह से जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है वो पूरी तरह से बिहार की जो अभी सोच और समझ है, जो बिहारियों का सेंटीमेंट है, वो है इनकी विदाई निश्चित तौर पे हो रही है। एनडीए और बीजेपी और जेडीयू का जो गठजोड़ है और ये लोगों ने जिस तरह से लूट मचाया बिहार के अंदर में, किस विकास की बात कर रहे थे? एक से एक पुल, एक से एक सड़क, फ्लाईओवर धंस रहा है पटना में। आपने देखा बीते हफ्ता स्कॉर्पियो पूरी दफन हो गई चलती सड़क के अंदर में। आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा विकास हो रहा है? पुल आपका टूट जा रहा है, पुल बह जा रहा है, पुल गायब हो जा रहा है, चोरी हो जा रहा है। अस्पताल में लहराते हुए हथियार लोग घूम रहे हैं, दूसरी जगह पे खुलेआम मर्डर हो रहा है, पटना के सड़कों पर हथियार लहराते अपराधी। ये लचर स्थिति बना दिया इन्होंने। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अराजकता की स्थिति है, कहीं शासन व्यवस्था कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से, जो हमें लगता है मुख्यमंत्री जी फेलियर है और फिलहाल वो तो खुद इस अवस्था में नहीं है। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके बारे में ज्यादा बताया और जग जाहिर आप सब लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का स्थिति क्या है, स्वास्थ्य कैसा है। बिना मुखिया के प्रदेश चल रहा है। दो दाएं बाएं जो मुख्यमंत्री जी के साथ डिप्टी सीएम बैठते हैं, उनके बारे में भी आपको पता है किस तरह के लूट में शामिल है। इनका मंत्री दवाइयों के नकली दवा बनाने में शामिल पाया जाता है। कहाँ कुछ बचा हुआ है?
सैकड़ों लोगों ने नकली शराब के नाम पे दम तोड़ दिया बिहार के अंदर में, नकली शराब पी पी करके। ये क्या कर रहे हैं, बिहार को कहां लेकर जा रहे हैं? लूट मची है चारों तरफ, और मुझे लगता है और मुझे पूरा यकीन है और पूरी बिहार की जनता को यकीन है, इस उम्मीद के साथ लोग देख रहे हैं जो 17 महीने की सरकार में हमने इस बिहार को जिस तरह से विकास दिखा, जिस तरह से नौकरी और रोजगार दिखा, लोग एक साथ आए उसी तरह से इनको उखाड़ फेंकने के लिए ये बहुत पर्याप्त समय है, बहुत माकूल समय है, और लोगों ने मन बना लिया बिहार में परिवर्तन निश्चित तौर पे होने। पूजा पैट्रिक जी, अगर लालू प्रसाद यादव एनडीए के 9-2-11 की बात कर रहे हैं तो क्या इसी आधार पर कर रहे हैं जिसका जिक्र अभी हमारे अकरम जी कर रहे थे? अकरम जी ने साफ तौर पर कहा कि साहब भ्रष्टाचार चरम पर है, मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, नकली दबाव में लिप्त हैं, नकली शराब वहां पर मिल रही है, लूट हो रही है, हत्या हो रही है, शायद इसलिए एनडीए 9-2-11। आप सहमत हैं? देखिए मनोज जी, अकरम भाई की बात को भी मैं बहुत अच्छे से सुन रही थी, और किस तरह से दोषारोपण हमारी सरकार पर वो करते गए और अपने गिरेबान में झांकना वो भूल गए। देखिए, मैं 20 साल पहले जाना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो मैं आपके सामने पेश जरूर करना चाहूंगी। मुझे नहीं पता कि हमारी विपक्ष जो है वो कौन सा चश्मा लगाकर हमारे बिहार के विकास को देखती है। मुझे लगता है कि उन्हें एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट की जरूरत है, एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट जो पावर थोड़ा बढ़ा दे और उन्हें हमारी बिहार सरकार की, हमारे डबल इंजन सरकार लगता है कि पूजा जी के कनेक्शन में कुछ इंटरनेट की परेशानी आ रही है जिसके कारण उनका फ्रेम आवाज़ नहीं आ रही है, फ्रेम भी उनका फ्रीज हो गया है। अनंत जी के पास हम चलेंगे। अनंत जी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी हमलावर है, इसके पहले प्रशांत किशोर को भी हम देख रहे हैं, तो क्या बेसिक मुद्दों की बजाय नारों के जरिए एनडीए की विदाई होगी जिसका जिक्र किया जा रहा है? आप एक तरफ सुशासन का दावा कर रहे हैं, पूजा जी का फ्रेम भी आ गया। पूजा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मनोज जी, आप अपनी बात करिए। हाँ, आपको तकनीकी परेशानी आ गई थी, अपन भी बात कीजिए। जी हाँ, देखिए मैं वही बात कह रही थी कि वो किस चश्मे से इस विकास को देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं देखिए इनकी भी मजबूरी समझ सकती हूँ। अब विपक्ष में है तो इनका तो काम ही है कि अच्छे काम को भी, सरकार के अच्छे काम को भी वो कौन से चश्मे से देखेंगे, क्रिटिसिज्म के एंगल ही से लेकर चलेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, मैं देख सकती हूँ कि अकरम भाई भी उसी एज ग्रुप के हैं जहां पर हम लोग सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या इस 20 वर्षों में अकरम भाई को सड़कें नजर नहीं आई? उन्हें ये नहीं नजर आया कि इस 20 वर्षों में गांव गांव तक बिजली पहुंचा दी गई? उन्हें ये नहीं नजर आया कि महिला सशक्तिकरण के मामले में कितने कदम उठा दिए गए? आज महिलाएं जो है वो बेफिक्र होकर अपने घरों से रात के 11 बजे भी निकल सकती है। तो ये किसकी देन है? हमारे डबल इंजन सरकार की देन है। महिलाएं को सशक्त करने का काम किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उन्होंने तो 2005 में सत्ता में आते ही सबसे पहला जो कदम ही उठाया था, जो मील का पत्थर साबित हुआ, वो था महिला सशक्तिकरण में। 2006 में उन्होंने महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया, 2007 में उन्होंने नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया, और आज इनके भी मैं देखती हूं आरजेडी की हमारी 2 प्रवक्ता बहनें जो हैं वो भी डिबेट्स में जाती रहती हैं। उनसे पूछिए ना, अकरम भाई से पूछिए ना कि पहले क्या हमारे आरजेडी में कोई भी महिला प्रवक्तागण हुआ करती थी क्या? पूछेंगे जरा। तो ये किसकी महिला सशक्तिकरण का नतीजा है? सब चीजें हैं, लेकिन इनका काम है आलोचना करना, काम है इनका आलोचना करना, इसलिए आलोचना करना इनका बनता है। हमारे 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं मनोज जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी और हमारी विपक्ष से कि पहले जो चुनाव थे वो ज्यादा से ज्यादा चरणों में क्यों किए जाते थे, और इसका मैं जवाब आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी देना चाहूंगी। वो इसलिए होता था, और खासकर लालू शासन में ज्यादा से ज्यादा चरणों में चुनाव क्यों होता था? क्योंकि हमारा बिहार प्रदेश जो है वो नक्सलवाद से ग्रसित था। हमारा बिहार प्रदेश जो है वो बूथ कैप्चरिंग से ग्रसित था। यही बूथ कैप्चरिंग का पहला केस जो है वो बिहार बना था ना, जिसकी वजह से ये बूथ कैप्चरिंग के इतने मामले हुए कि यहाँ पर टीएन शेषन जी को भेजा गया कि जाइए आप चुनाव को फ्री एंड फेयर करवा कर आइए वहां पे। तो ये विपक्ष वाले हमें क्या बोलेंगे, किस बात का हमें दिखाएंगे हमारा रिपोर्ट कार्ड? अरे भाई, अपने गिरेबान में पहले थोड़ा जाकिए। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अकरम भाई को उसका जवाब देना पड़ेगा जिन बातों को पूजा जी ने उठाया। अकरम जी, जवाब दे दीजिए जरा।
नहीं, देखिए ये सदाबहार नगमे की तरह है, इनको जो भी कहना है मैं इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पूरी तरह से फेलियर गवर्नमेंट है। महिला सशक्तिकरण की अगर आप बात कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल तौर पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे भारतवर्ष में अगर किसी सबसे बड़ा कोई नारीवादी कदम अगर उठा तो वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार ने उठाया था। आपको पता हो कि विशेष अवकाश बिहार सरकार में जो महिलाएं काम करती हैं उनको बिहार सरकार के द्वारा दिया गया, वो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का सरकार था जिस कैबिनेट ने ये इतना बड़ा तोहफा दिया। रही बात आप महिलाओं को जो बेवकूफ समझ रहे हैं, जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, आप ये चुनाव के समय रुपया देकर के लालची महिलाओं को बिहार का समझा है, ये अपमान बिहार नहीं सहेगा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड सबको पता है, उसमें कौन से लोग शामिल थे, उसमें आपके मंत्री शामिल रही, प्रत्यक्ष तौर पर शामिल रही, लेकिन बेशर्मी की हद ये रही कि उसे रिजाइन तक नहीं लिया गया, सैक भी नहीं किया गया। तो ये इनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है। जब इन्होंने देखा, इनके इलेक्शन कमिश्नर जब बिहार आते हैं तो उनको आदेश हो जाता है कि चलिए आज आप खामोश रहिए, अब कल आप जो है चुनाव का घोषणा करेंगे। क्या देख रही है, क्या हालात है, सारे के सारे सर्वे रिपोर्ट हमारे सरकार को बना रहे। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो कहा है, मैं भी उसी बात को दोहराऊंगा कि 2025 से 30 एनडीए फिनिश, और कुछ भी नहीं बचा है। अमित जी जी मनोज जी, जिस तरीके से अकरम जी दिन में मुंगेरी लाल की हसीन सपने की तरह देख रहे हैं, देखिए बिहार में मनोज जी 4 ही चीज होते थे: अपराध, बाढ़, बालू और एक नेता का नाम मैं अपने मुंह से लेना नहीं चाहता हूं। बिहार में 4 ही चीज होते थे। लेकिन 2005 के बाद डबल इंजन की सरकार बनी और एनडीए की सरकार बनी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में। जिस तरीके से बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और विगत 20 वर्षों में नीतीश जी ने जो बिहार की जनता के लिए जो काम किया, बिहार की मां बहनों के लिए जो काम किया, बिहार के सशक्तिकरण के लिए, मनोज जी मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी 2005 के बिहार के सपने को देखेंगे तो बिहार की बेटियां जिस तरीके से साइकिल पर ब्लू ड्रेस पहन के और तमाम शहरों में निकलती थी, तो उससे यह लगता था कि बिहार में जिस तरीके से महिलाएं, बेटी बहनें जिस तरीके से 2005 तक अपने घरों में रहती थी, 5 बजे शाम के बाद निकलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से बिहार में हमने तमाम ऐसी गाथाएं लिखी और लगातार बिहार विकास कर रहा है। अमित जी आपने बिहार में बयार की बात तो की है, लेकिन बिहार में बालू की बात अभी भी हो रही है। निश्चित तौर पे मनोज जी, वही मैंने कहा, बिहार में 4 ही चीज होते थे: बालू, अभी भी हो रही है, और एक नेता का नाम जो बालू माफिया अभी भी बिहार से गया नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं इस बात से स्टेट कहे जाने पर जहां प्रोहिबिशन है शराब के ऊपर में, 17% देश में आप देखें 17% शराब की खपत बिहार के अंदर हो रही है। अभी न्यूली लास्ट वीक की स्टडी है, आप क्या बात करेंगे। और जहां शराब प्रोहिबिशन नहीं है वहां 24% है। जहां प्रोहिबिशन नहीं है वहां 24% कंजम्पशन है शराब का। और एक चीज थोड़ा पढ़ा लिखा करिए तो आपको मिल जाएगा। पूजा जी ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई शराब मुद्दा है, क्योंकि बिहार में शराब बंद है लेकिन बावजूद कहीं भी शराब मिल जाती है। हमारे जितने भी संवाददाता वहां पर रिपोर्टिंग करने गए हैं, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सब शराब से त्रस्त हैं। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो शराब खोल दी जाए कि जो 100 रुपए की दारू है वो 150 रुपए में मिल रही है, कम से कम महंगी तो नहीं मिलेगी, ब्लैक में तो नहीं मिलेगी। देखिए मनोज जी, बात यह है कि ये शराबबंदी जब की गई थी तो बिहार की महिलाओं के आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी को लागू किया था। तो ये क्या चाहते हैं, हमारी विपक्ष क्या चाहती है कि शराबबंदी को खोल दिया जाए और हमारी माओ और बहनों के सुहाग को जो है वो उजाड़ दिया जाए। देखिए मनोज जी, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन चौराहे शराब तो शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है? मैं आपको कह ही रही हूं शराब चौराहे बिक रही है कि नहीं बिक रही है? ऑन डिलीवरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये कैसी शराबबंदी है कि आपने शराबबंदी कर भी दी महिलाओं के कहने पर और शराब अभी भी बिक रही है, बल्कि महंगी बिक रही है? मैं मनोज जी, मैं इस बात से कभी भी ये नहीं कहूंगी कि जो है शराबबंदी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लागू हो रही है और चल रही है। देखिए ये बात है कि कहीं ना कहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगी मनोज जी की धारा 144 जब लागू होती है तो क्या 4 लोग भीड़ में नहीं खड़े होते? यहाँ पर मर्डर की सजा जो है वो फांसी है, तो क्या मर्डर होना बंद हो गया है? 302 यहाँ पर कोर्ट की तरफ से किया जाता है, तो क्या मर्डर होने बंद हो गए हैं? देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो की जाती हैं, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं।
समाज में एंटी सोशल एलिमेंट है, लेकिन उस एंटी सोशल एलिमेंट को भी चेक करने के लिए हमारी सरकार जो है वो तत्परता से काम कर रही है। कितने सारे हमारे पुलिसकर्मी हैं जो इसी चीज को देखते रहते हैं। हर चौक चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। और यही है, देखिए विपक्ष के पास कुछ है नहीं, विपक्ष अपनी की हुई, देखिए हमारे पास तो हमारे विकास के कार्य इतने हैं मनोज जी कि अगर गिनती करने जाएंगे तो कुछ ही अभी से 3 महीने पहले की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से सिर्फ 9 पन्ने का लगता है कि फिर पूजा जी के इंटरनेट कनेक्शन में परेशानी आ गई है। मेरे साथ अकरम जुड़े हुए हैं और अनंत सिंह जुड़े हुए हैं। अकरम जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? अकरम जी, क्या मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? अकरम जी तक भी मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अनंत अमित सिंह मेरे पास मौजूद है। अनंत जी, पूजा जी भी स्वीकार कर रही कि जिस तरीके से पूजा जी जुड़ गई, पूजा जी अपनी बात कर रही। जी हाँ, मैं वही कह रही थी मनोज जी, मैं वही कह रही थी आपको कि पता नहीं विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ मात्र 9 पन्नों में अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में विकास के कार्यों को एक समाहित कर कर एक बुकलेट निकाली। मैं तो चैलेंज देती हूं हमारी विपक्ष को कि बस एक पन्ने का अपना विकास कार्य जो उन 15 सालों में उन्होंने किया था वो हमें करके बता दें। बस एक पन्ने में मुझे गिन के बता दें। हमारे पास तो हमारी उपलब्धियां इतनी हैं कि गिनाने जाओ तो आपकी डिबेट 50 मिनट क्या 50 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी, लेकिन विकास के कार्य जो है वो खत्म नहीं होंगे मनोज जी। नहीं, हम चाहते नहीं है कि 50 घंटे तक ये डिबेट जाए क्योंकि हम थक जाएंगे। अमित जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमित जी, चूंकि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सीटों का पैंच अभी भी फंसा हुआ है। 40 सीट 35 सीट से कम में मानने को तैयार नहीं है चिराग पासवान। बीजेपी 18 के मूड में है। आपको लगता है कि चाहे वो चिराग पासवान हो, मांझी हो या फिर कुशवाहा हो, इनके बीच में कुछ ऐसी स्थिति है या सुलझ जाएगी? देखिए मनोज जी, कोई भी स्थिति उस तरीके की नहीं है। माननीय चिराग पासवान जी पूरे बिहार के नेता है, 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी जी हमारे सम्मानित नेता है, बिहार के बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनका पूरे 243 सीटों पे एनडीए के तमाम नेताओं का एक एक विधानसभा सीट पे अपना वर्चस्व है और उसी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में कहीं भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा, सीटों की घोषणा हो जाएगी, 10 तारीख को अधिसूचना जारी होगी। आप देखेंगे कि 9-10 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और सारे उम्मीदवारों का तय हो जाएगा। 243 उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार है और 243 सीट पर एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है। और इस बार हम जो चुनाव की तैयारी हम विगत कई वर्षों से करते आ रहे थे, उसका परिणाम आपको 14 अक्टूबर को पूरे देश में देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और जिसकी कल्पना बिहार पहले से करती आ रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए एकजुट दिखाई देता है। सीटों की खटपट होती है लेकिन वो बैठकर निपटा लेते हैं। अब देखिए चिराग पासवान के घर पर बैठकर एनडीए की बैठक हो रही है। चिराग पासवान अगर नाराज भी हैं तो वो इतने दब जाएंगे, भाई जब तुम्हारे घर पर ही एनडीए की बैठक है तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। ये जो रणनीति है, ये रणनीति बड़ी कारगर करती है। लेकिन पूजा जी, अभी 17-18 महीने आप बिहार की शासन में, बिहार के सरकार में आरजेडी के साथ रहे और तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो जो सबसे ज्यादा क्रांति अगर हुई बिहार के विकास में तो उसी कार्यकाल में हुई। वो हमारी योजना थी, वो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था जिसके जरिए बीजेपी आगे बढ़ी या जो एनडीए की सरकार है उसी ने उस पर काम किया। इन्होंने कुछ किया नहीं और आगे भी कुछ करेंगे नहीं। मनोज जी, मुझे तो हंसी आती है। अभी जब उन्होंने अपनी यात्रा निकाली थी तेजस्वी जी ने, तो हर मंच से खुद को ही स्वयं घोषित सीएम का चेहरा बताते वो गए और हर जगह वो बोलते जा रहे थे कि आपको कैसा सीएम चाहिए, ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम चाहिए। उनका इशारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर था और वो ये तीर साध रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो उनकी हर योजना की कॉपी कर लेते हैं। तो ये तो मुझे हास्यास्पद लगता है। मनोज जी, अब आप मुझे बताइए, आपके पूरे चैनल के माध्यम से मैं ये पूछूंगी, विपक्ष तो हमारे अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं तो मैं उनसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन करती कि कॉपी किसकी की जाती है मनोज जी? कॉपी उस विद्यार्थी की जाती है जो अपने क्लास में टॉप आता हो।
ऐसे विद्यार्थी की कॉपी की जाती है क्या जो क्लास में फेलियर हो? फेलियर की कभी कोई कॉपी कर पाया है क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो इंजीनियर हैं, उनके और हमारी एनडीए सरकार के अभी इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि सिर्फ उसी 17 महीने का हवाला हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो देते रहते हैं, उसी के भरोसे हमारी एनडीए की सरकार जो है इस चुनाव को जीतने में हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी। हमारे पास हमारी रिपोर्ट कार्ड की लिस्ट बड़ी लंबी है, जिसमें से डिलीट करके उस 17 महीने का भी आंकड़ा अगर हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे तो हमारी एनडीए, आपके चैनल ने भी कल दिखाया एक ओपिनियन पोल आई ना कल, जिसमें ओपिनियन पोल में 48% को विकास के मुद्दे पर हमारी बिहार की जनता जो है वो अपना वोट डालने वाली है। उसके बाद 13% जाति पर वोट डालने वाली है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है कि आज बिहार की जनता इतनी शिक्षित है, इतनी सजग है कि ये जाति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे को, और विकास पुरुष कौन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और इस 20 वर्षों में हमारी डबल इंजन माइनस दैट 17 मंथ्स हमारी एनडीए की सरकार इतनी तत्परता से विकास के लिए काम कर चुकी है कि इस बार भी वोट अगर हमारी झोली में गिरेंगे तो किसी की कॉपी की वजह से नहीं, बल्कि विकास के मुद्दों पर। अमित मेरे साथ मौजूद है, चूंकि अकरम नहीं है उनसे मैं जवाब लेता पूजा जी की बात को, लेकिन अमित जी 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और 2 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, कुछ आरजेडी के नेता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब जो महागठबंधन के प्रभावी वाले इलाके हैं, प्रभावी वाले क्षेत्र हैं, उनको 2 भागों में बांट दिया है। और वैसे भी चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे आरोप लग ही रहे हैं। कांग्रेस इस बात का जिक्र कर ही रही है कि हमने जो 11 सवाल चुनाव आयोग से पूछे थे उनका जवाब अब तक हमें मिल नहीं पाया। भले ही कितनी भी चतुराई के साथ चुनाव आयोग अपनी बातों का जिक्र कर ले, लेकिन ये भी सच है कि चुनाव आयोग ने बहुत ही समझदारी के साथ तमाम बातों का जिक्र कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातों के जिक्र करने के साथ साथ अपने आप को पूरा पारदर्शी दिखाने की भी कोशिश की। क्यों की? अगर महागठबंधन की, अभी तो ये सब कुछ 14 तारीख को तय होगा, लेकिन महागठबंधन की सरकार आ गई तो हो सकता है कि वोट चोरी का आरोप ना लगे, लेकिन अगर नहीं आई तो ये तो तय मान लीजिए कि चुनाव आयोग पे वो आरोप लगने वाला है। एसआईआर का मुद्दा जीवंत रहेगा। 11 सवाल जो कांग्रेस ने उठाए थे उसका चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। ये सब तैयारी करके रखिएगा आप लोग। देखिए मनोज जी, बिहार लोकतंत्र की भूमि है। वैशाली से लोकतंत्र की प्रेरणा पूरी दुनिया को दी गई और उसी बिहार में चुनाव हो रहा है। और बिहार में पूजा जी जिस तरीके से कह रही थी, ये पहली बार आजादी के बाद 2 चरणों में चुनाव बिहार में कराए जा रहे हैं। इसके लिए हम चुनाव आयोग को साधुवाद देते हैं। और बिहार की 13 करोड़ आबादी जो पिछले 1 से 3 महीने तक चुनावों में जो फंसी रहती थी, इस बार सिर्फ 37 दिनों के अंदर पूरे चुनावी प्रक्रिया खत्म होंगे और चुनाव के परिणाम आएंगे। और बिहार में जिस तरीके से, बिहार बहुत प्रबुद्ध प्रदेश है, राजनीतिक तौर पे बहुत ही शिक्षित प्रदेश है और बिहार की जनता ये जानती है कि जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर मनोज जी पूरे बिहार में 3 महीने तक ऑपोजिशन खड़ा रहा और जब माननीय तेजस्वी यादव जी को लगा कि ये एसआईआर का मुद्दा बिहार का मुद्दा नहीं है, बिहार की जनता समझ चुकी है कि वोट चोरी का नारा देने वाले जो वोट डकैत लोग थे, जिसमें हम भी शामिल थे, इससे हमें नुकसान हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से, कांग्रेस अपना बार बार गोल पोस्ट बदलते रहती है, तेजस्वी यादव ने गोल पोस्ट बदलते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री से 11 सवाल पूछे थे, उन विकास के मुद्दों पर बात किए थे। लेकिन जब उस 11 सवाल का जवाब हमारे एनडीए के प्रवक्ताओं ने जब उन इंडी गठबंधन के लोगों को देना प्रारंभ किया, तो फिर आरजेडी को यह लगा कि नहीं, अब हमको गोल पोस्ट फिर चेंज करना चाहिए। और जिस तरीके से मनोज जी आप जातीय बात कर रहे थे, बिहार में जातीय समीकरण की बात कर रहे थे, तो इंडी गठबंधन प्रारंभ से और जब से आरजेडी की स्थापना हुई, आरजेडी ने सिर्फ 2 ही काम किया, सिर्फ भाई भाई को लड़ाने का काम किया, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। पूरे बिहार में, पूरी दुनिया में माई समीकरण की बात अगर कहीं से उठी तो बिहार की धरती से उठी। माई मतलब मुस्लिम और यादव। लेकिन एनडीए ने सबका साथ सबका विकास के तहत माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने माई समीकरण को बदल के हमने माई का नाम क्या दिया, महिला और युवा।
माई मतलब महिला और युवा, और जिस तरीके से बिहार के 13 करोड़ आबादियों में महिला और युवाओं के लिए जिस तरीके से हमारी सरकार ने विगत कई वर्षों से काम करने का काम किया है, वो इस चुनाव के परिणाम साबित करेंगे कि बिहार में हमने क्या काम किया है और किस तरीके से युवाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने जो काम किया है उसका चुनाव में परिणाम में हमें देखने को मिलेगा। अकरम जी मेरे साथ मौजूद हैं। अकरम जी, आनंद जी ने भी कई सारी बातें की है, पूजा ने भी कई सारी बातें की हैं। पूजा जी ने तो साफ तौर पर ये कह दिया है कि भाई हमने तो 9 पन्नों में अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर दिया, आप एक पन्ने में अगर कर दिखा दें तो वो चुनौती दे रहे हैं। देखिए, मैंने वो सही बात कही है, 9 पन्ने में 10वां पन्ना के लिए इनके पास शब्द नहीं बचा, वो अलग बात है। नहीं तो इनको तो बस चले तो ट्रक भर के ये छाप लें, अपनी तारीफ खुद से लिख लें। ये कह रही थी कि इंजीनियर है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो वो इंजीनियर का कारनामा आपने देखा, पुल बह गए, सड़कें धंस गई, विद्यालयों के नए नए भवन टूट रहे हैं, गिर जा रहे हैं, जान खतरे में है, और इनका ये विकास की बात कर रहे हैं। कहां विकास हो रहा है? विकास हो रहा है इनके कर्मचारियों के यहाँ, इनके अधिकारियों के यहाँ, इनके ठेकेदारों के यहाँ, जब नोट के बंडल निकाले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार में पूरा बिहार लिप्त हो गया है, पूरे बिहार को चूस लिया इन लोगों ने 18 साल में। बिहार को एक कमोडिटी के तौर पर देखता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। आज स्थिति आपकी ये है कि डबल इंजन नहीं, आपके पास 5-6 इंजन हो जाए, और एक इंजन दाएं भाग रहा है, एक इंजन बाएं भाग रहा है, और सब इंजन मिल करके बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। ये 17 साल के 17 महीने की सरकार, आपको ध्यान हो, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से आकर, हरियाणा के तक से आकर के, पंजाब से आकर और दिल्ली से आकर पहली बार ये बिहार के अंदर हुआ है कि हमारे शिक्षक भर्ती में बिहार के बाहर के लोग आए नौकरी पाने के लिए। अब बिहार के तकदीर को आपने क्या लिखा 20 साल में? युवा यहां से कहां जा रहा है? मद्रास जा रहा है, मुंबई जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, खट्टे कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। हालात इतनी गरीबी है कि परिवार में अगर किसी की कोई दुर्घटना घट जाती है तो समय पर यहाँ परिवार पहुंच नहीं पाता है। ये मजदूरी करने वाले लोग, ये गरीब लोग जो पीड़ित, और जिनका आप उपहास उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो, और कह देते हो जब वो अगर घर से बाहर मजदूरी करने जा रहा है तो SIR ला करके उनका नाम काट देते हो। आप कितना जुल्म करोगे, कितना बिहारियों का अपमान करोगे? बिहार देख रहा है। और रही बात ये किस मुंह से कहेंगे, इनके पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं है। भाई आप सदा बाहर नगमे गाते रहिए, रोज बजता है, सब सुन लेगा, कोई बात नहीं है। आंख से दिख रहा है इनका मुख्यमंत्री, इनका उप मुख्यमंत्री किस तरह के आरोप में आरोपित है, किस तरह के मामले उस पे एलिगेशन लगाए गए, क्रिमिनल सीरियस चार्जेस लगे उस आदमी के ऊपर में। वो कब उनका जन्म हुआ, कब उन्होंने मैट्रिक पास किया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आरजेडी भी इस मुद्दे को उठा रही है। अनंत अमित सिंह आरजेडी भी इस मुद्दे को उठा रही है, और प्रशांत किशोर भी उस मुद्दे को उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वर्तमान जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए। तथ्यों के साथ, पेपर के साथ, सबूतों के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप काम करेंगे क्या? जी मनोज जी, बड़े अच्छे सवाल है आपके। मनोज जी, आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब भी आरोप लगाया, तो प्रशांत किशोर जी ने एनडीए सरकार के ऊपर एक भी आरोप नहीं लगाया। आपने 5 लोगों के विषय में जो बताया वो एक भी, और उन्होंने ये कहा कि सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। व्यक्तिगत और व्यक्तित्व को लेकर जब प्रशांत किशोर जी व्यक्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें भी वो हारते हुए दिखे, तो उन्होंने व्यक्तियों के ऊपर प्रहार करने का काम किया। उन्होंने व्यक्तित्व से भी लड़ाई नहीं लड़ पाए, और जो आरोप उन्होंने लगाए उस आरोप का जवाब हमारे जिन नेताओं के ऊपर लगाए वो नेता उनकी जवाब दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इतने ही अगर प्रशांत किशोर जी को यह लग रहा है कि कोई व्यक्ति आरोपित है, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, कोई व्यक्ति अपराधी है, तो पूरा न्यायालय बिहार का खुला हुआ है, बिहार से लेकर दिल्ली तक चले जाएं। आप न्यायालय क्यों नहीं चले जाएं? यही बात की जा रही है कि अगर लगता है तो कोर्ट चले जाएं, लेकिन जन स्वराज के नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम तो सब जनता की अदालत में जाएंगे, तमाम तथ्य पेपर को लेकर अदालत में जाएंगे और पब्लिक को बताएंगे कि देखिए क्या हो रहा है। लेकिन इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि हमारा दल बिहार में अच्छा काम करेगा, इसका हमें पूरा यकीन है। हालांकि कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है, ये बिहार की यूनिट तय करेगी। हमारा सफर सीमांचल से शुरू हुआ, बिहार में फैलेगा। वहीं आई लव मोहम्मद पर कहा कि मोहम्मद साहब से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। पोस्टर को लेकर आखिर विवाद क्यों होना चाहिए, सुनिए।
हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, AIMIM की चीफ है। सर, बिहार में अब चुनावों का ऐलान हो गया है, आप बिहार दौरे पे दूसरी बार आए हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, कई मर्तबा आ चुके हैं, कई मर्तबा आएंगे। माहौल हमारे लिए बहुत अच्छा है, जनता का पहले से ज़्यादा हमको सपोर्ट और हर एतबार से हमारे साथ है। ख़ास तौर से यंग वोटर्स में, महिलाओं में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और अख्तर उल-इमान साहब की लीडरशिप में हम लोग अच्छी तरह चुनाव लड़ेंगे। अब कितने सीट पे लड़ेंगे वो अख्तर भाई आपको बताएंगे। अच्छा, सीटों की बात है, सीमांचल में आपने यात्रा की और अब बिहार को देख रहे हैं, किस तरह से सीमांचल और अलग अलग जो जगहों पर किस तरह के ये रिस्पॉन्स? बात बिल्कुल सच है कि हमने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ बिहार में सीमांचल से किया है, मगर एक लंबा अरसे से हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं और अच्छा रहेगा। आई लव मोहम्मद को लेकर आप कहते हैं, किस तरह से, क्योंकि इसको लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है, बड़ी चीजें चल रही हैं। विवाद नहीं होना चाहिए। देखिए, देश में 98% लोग धर्म को मानने वाले हैं और हर एक को अपने अपने धर्म पे या धर्म के बड़े फिगर्स पर एक आस्था और मोहब्बत होती है और उसमें जो उस किसी पोस्टर में जो आ रहे हैं उसमें कोई हिंसा का प्रमोशन नहीं है। 2018 में नरेंद्र मोदी ने खुद एक पोस्टर को प्रमोट किया था, याद होगा आप लोगों को। बताइए उस पर क्या बोलेंगे फिर आप। तो ये देश है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है संविधान का, और हर एक को क्या कहे, अगर कोई हिंसा का प्रमोशन कर रहा है तो हम उसका खंडन करते हैं, मगर अगर कोई मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं, आप कहते हैं सोए हुए शेर को जगाइए नहीं। हाँ, तो अगर आप गैर ज़रूरी आपने ये सब कर रहे हैं, आपको मालूम कितने लोगों पे केस बुक हो गया? 1300 लोगों पर, 40 लोग जेल में हैं, किस सिर्फ पोस्टर लगाने पे? बताइए कोई तरीका है? इस तरह लॉन्डर चलाएंगे आप लोग? अच्छा, बिहार में बस तो साफ तौर पे है कि अब जो वो कह रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई पोस्टर लिखता है, कोई कुछ कहता है, तो उस पर कोई केस लगाना ये जो है ठीक नहीं है। और बिहार को लेकर ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरा आगाज जो है वो सीमांचल से हुआ है और हम आगे अच्छा करेंगे। कैमरामैन मदन के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना। लरेब अकरम मेरे साथ मौजूद है, उसके बाद मैं पूजा जी के पास आऊंगा। अकरम साहब, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी? हमारा जो वोट है वो बहुत इंटैक्ट है। हमारे वोट में सेंध मारना ना असदुद्दीन ओवैसी साहब के बस का है, ना नरेंद्र मोदी के। तो यहाँ हम लोग बिल्कुल बेफिक्र है और राजनीति करने का सबको अधिकार है। चुनाव का वक्त है, सब लोग आए, सबका मोस्ट वेलकम है। किसी के प्रति ये द्वेष नहीं रखते हैं कि उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। सबको सब जगह आने की बात है। दूसरी बात जो अभी आपने ओवैसी साहब की कही, हम बहुत पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और हमारे जितने अलायंस पार्टनर हैं, वो जो सेकुलरिज्म में, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, वो इस तरह के घटना का हम लोग पुरजोर निंदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से सिलेक्टिव आउटरीच के साथ में भेदभाव करते हुए गरीब मुसलमानों को सताने का काम कर रहा है, हम लोग उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता इस इलेक्शन में देगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सांप्रदायिक चिंटुओं का मन बढ़ाया हुआ है, उसका मुंहतोड़ जवाब बिहार देगा, क्योंकि बिहार वो जमीन है जहां हिंसा की वकालत नहीं हो सकती है। हिंसा ये प्रेमियों जो के महागठबंधन है वो लिए सांप्रदायिक पार्टी चिंटुओं के की लिए बात बार जगह बार करता है पूजा हमारी जी। सब- और सबसे बड़ी बात जो है, आप क्या मानती हैं, ये जो विधानसभा चुनाव है, ये विधानसभा कई चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बार। ये कहा जा रहा है कि अगर इसके परिणाम जो आएंगे उसका संकेत बहुत बड़ा होगा और बहुत दूर तक भी जाएगा। आप क्या मानती हैं, ये चुनाव विकास पर है, ये चुनाव भ्रष्टाचार पर है, ये चुनाव रोजगार पर है, ये चुनाव स्वास्थ्य पर है, ये चुनाव शिक्षा पर है, या ये चुनाव सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं उस पर है? क्या ये चुनाव नरेंद्र मोदी पर है? क्या ये चुनाव नीतीश कुमार पर है? क्या ये चुनाव तेजस्वी यादव या राहुल गांधी पर है? मनोज जी, जहां पर नीतीश कुमार जी का नाम लिया जाता है, उनका नाम जो है वो पर्यायवाची है विकास के साथ। इसी तरह से उन्हें विकास पुरुष नहीं कहा गया, उन्हें ग्लोबल थिंकर नहीं कहा गया, उन्हें क्लाइमेट लीडर नहीं कहा गया। आज तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वोट की नहीं बल्कि वोटरों की चिंता की है। और आपके सामने प्रमाण कितनी ही योजनाओं के माध्यम से साक्ष्य जो है वो आपके सामने है कि इस 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को
जो एक बीमार अवस्था में उन्हें मिला था 2005 में, उसे कहां से कहां पहुंचा दिया है। यहाँ हम लोग मैं भी छोटी हुआ करती थी, 1990s की बात है, मैं स्कूल जाया करती थी और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं रास्ते में जाया करती थी और दोपहर का समय होता था, मैं अपने स्कूल से लौटती थी, तो मुझे मेरे पेरेंट्स जो थे और मेरी नानी जो थी पूरे चिंता में वो लगी रहती थी कि ये बच्ची जो है वो ठीक से घर पहुंच रही कि नहीं। शाम का समय होता नहीं था, हमें तो याद भी नहीं है कि कब बिजली आती थी और कब बिजली जाती थी। उस समय बेंत वाले पंखे हुआ करते थे और हम उस बेंत वाले पंखे को डुलाया करते थे और शाम के समय अपनी गर्मी से छुटकारा पाने की कोशिश किया करते थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं यही कहूंगी मनोज जी कि इस बार 2025 का चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए जो है हमारी बिहार की जनता, मैंने आपको पहले भी कहा, इतनी सजग हो चुकी है कि कोई भी अब उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। वो जाति से ऊपर उठ चुकी है, संप्रदाय से ऊपर उठ चुकी है और सिर्फ विकास के पैमाने पर ही हमारे सरकार को, विकास, रोजगार और विपक्ष को जो भ्रष्टाचार, है आपने वो सही तोड़ने का कहा। काम सबसे करेगी। बड़ा मुद्दा जो देखा गया है, क्योंकि हमने ओपिनियन पोल जिसका जिक्र पूजा जी भी कर रही थी, उसमें रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार को लेकर वहां पर एक बड़ा हिस्सा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। पटना में टिकट की मांग को लेकर हंगामा हुआ है और ये हंगामा राबड़ी आवास के बाहर हुआ है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मसौड़ी विधायक रेखा पासवान के खिलाफ आक्रोश देखा गया है। रेखा पासवान को फिर से टिकट नहीं देने की मांग की गई है। मुझे लगता है कि जब विधानसभा चुनाव होता है तो इस तरह की खबरें लगातार निकल कर आती हैं, चाहे वो इधर की हो या उधर की हो। अब देखिए, राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी के जो पासवान विधायक हैं उनके खिलाफ आक्रोश हुआ है, तो उधर रूठने और मनाने का दौर एनडीए की बैठक में चल रहा है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। जिसने भी जंगल राज देखा है वो कभी भी बिहार में जंगल राज लौटाना नहीं चाहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम जी हमारे साथ में मौजूद है। जफर सर, बिहार चुनाव का शंखनाद हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको, फिर से एनडीए आएगी या इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी? देखिए, मुझे कोई भी संदेह नहीं है, इलेक्शन अनाउंस होगा। हम इलेक्शन की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता की सेवा की है, जनता का समर्थन प्राप्त है, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। पूरे तौर से आशीर्वाद मिलेगा। जनता चाहती है कि दो लोग जिनकी अगुवाई में इलेक्शन हो रहा है, सुशासन बाबू और विकास पुरुष, सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दोनों के अगुवाई में इलेक्शन होगा। जनता भी अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस करती है और जानती है कि इनकी आगे के जो फ्यूचर जो है इन्हीं के साथ जो है वो सेफ एंड सिक्योर है। और जनता भी प्रदेश की भलाई चाहती है और खुद की भलाई चाहती है, इसलिए वो कभी भी जंगल राज को नहीं आने देगी। बीजेपी जंगल राज बताती लालू यादव के समय को, कार्यकाल को, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के राज को जंगल राज बता रहे हैं। अरे भाई, ये वो बोल रहे हैं ना, जनता क्या सोचती है उसके बारे में सोचना चाहिए ना। जनता जानती है कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, और इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मतलब जो उसने जो एक्सपीरियंस किया है वो अपने आप में ही दिखता है कि जंगल राज किया था और आज मंगल राज है। इसलिए जनता के लिए मंगल है और उस वक्त जो है वाकई जनता के लिए जंगल था। इसलिए मुझे कहना चाहिए कि इस बार फिर से जब जनता के दरबार में जा रहे हैं तो हमारा हौसला बहुत बुलंद है। हम जानते हैं कि हमने जनता की ही सेवा किया है और जनता के लिए समर्पित होकर काम किया और प्रदेश के लिए काम किया है। इसलिए हम 100% उम्मीद है हमें कि कम से कम 2/3 मेजॉरिटी, उससे ज़्यादा ही आएगी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, स्वास्थ्य के कारण को देखते हुए अब वो बिहार का नेतृत्व नहीं कर सकते। अरे भाई, आप ज़रा देखिए उनके जो पोस्टर बॉय हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव, और एक तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो दोनों जो बेल और जेल पे हैं और दोनों पार्टियां जो है बैलगाड़ी पे है। तो ऐसे बातें वही कर सकते हैं जिनकी पार्टी खुद ही नहीं चल पा रही है जनता के बीच में। तो इस तरह की बातें कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, हर तरह से जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी को जननायक बता रहे हैं बिहार में। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी तो बहुत कुछ बता चुकी है, इसीलिए अभी तक मेरे ख्याल से 21 लगातार हार उनकी हो चुकी है ना। अब 22वीं की तैयारी कर रहे हैं। अब जननायक बोले या जलनायक बोले, ये उनका है। हकीकत तो ये है कि वो जनता के बीच में
खौफनाक इंसान की तरह आते हैं, इसलिए कि उल्टी पुल्टी बातें करे, कभी हाइड्रोजन बम, कभी एटम बम। ये कौन करता है? कोई ऐसा मैच्योर्ड आदमी इस तरह की बात करता है? वो डराने वाला बात करते हैं, और हम लोगों को करीब आने के लिए करते हैं, समर्पित होकर हम काम करते हैं उनके। एसआईआर के बाद पहली बार बिहार में इस तरीके के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है एसआईआर का कुछ फायदा भी मिलेगा आपको? 46 लाख लोगों के वोट कटे हैं एसआईआर। देखिए, हमें फायदा और नुकसान नहीं। एसआईआर एक एक्सरसाइज है जो साफ सुथरी सही तरीके की लिस्ट जिससे बनेगी, जिसमें ऐसे लोग जो अधिकृत नहीं है वोट देने के लिए, उनका नाम नहीं होना चाहिए। लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए, और ये पूरा एक्सरसाइज उसी नतीजे में पहुंचता है कि साफ सुथरी लिस्ट है। जो एलिजिबल वोटर्स हैं वही वोट कर पाएंगे, जो नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। ये तो जफर इस्लाम साहब जिनका कहना कि एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी बिहार में, क्योंकि लोगों ने जंगल राज जो देखा था उसको लोग, बिहार की जनता अभी तक भूली नहीं है। अविनाश के साथ कैमरामैन संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। अकरम साहब, आपकी सरकारें नहीं तो जंगल राज, अभी की जो सरकारें हैं वो मंगल राज। नहीं, ये कौन तय करेगा? ये तो एक देखिए, आप पढ़े लिखे इतने सज्जन व्यक्ति हैं, कहाँ ये जंगल राज और कहाँ किस परिप्रेक्ष्य में आया, और मंगल राज और ये तुकबंदी की राजनीति में कोई रिस्पॉन्स करने की हमें जरूरत नहीं है। पहले तो ये जदयू की जो मेरी प्रवक्ता साथी बैठी हैं, अभी इन्होंने कहा कि पर्यायवाची है विकास के नीतीश कुमार जी, और दूसरा भाजपा के प्रवक्ता बोलकर चले जाते हैं कि विकास पुरुष कहलाते मोदी जी। तो अभी तो इनकी आपस में इतनी ठनाठनी खींचातानी चल रही है, भैया कौन विकास पुरुष है अब लोग तय कर लो। छोटे भाई बड़े भाई, विकास इनका क्या हुआ पूरा देश देख रहा है। पटना विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए भीख मांगते रह गए 20 साल से मुख्यमंत्री की ये हैसियत कि एक छोटा सा काम नहीं केंद्र ने दिया इनको। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के नाम पर ये बिहार निकले थे, और बिहार को जीत करके ठगने का काम किया, झूठ बोल करके विकास विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और प्रधानमंत्री आकर बिहारियों का अपमान करते हैं। पिछले चुनाव में भी आपको याद होगा, 70,000 करोड़ दो, कितना दो, इतना दो, इतना दो। ये क्या डाक बोला हुआ चल रहा है बिहार का? आप चुनाव के समय में सरकारी खजाने का पैसा दे करके आप अपमानित कर रहे हैं। आपको लगता है कि 10,000 5,000 रुपया से बिहार का वोट आप खरीद लेंगे? ये इनडायरेक्ट वे ऑफ जो लालच देने का तरीका है। आप भी तो 2500 देने की बात कर रहे हैं ना अकरम साहब। अकरम साहब, आप भी 2500 देने की बात कर रहे हैं, आप भी 2500 देने की बात कर रहे हैं। ये तो हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा विजन। हम चुनाव के समय नहीं दे रहे भैया, हमारा ये विजन है। आपके चुनाव का विजन ये नहीं है। आप समय में ये सोच रहे हैं कि मतदाता बिहार का हमारे पक्ष में आ जाएगा रुपया लेकर के। तो ऐसा ये गलतफहमी, आप जितना बिहारियों का अपमान करें, लेकिन ये अपमान बिहारी नहीं सहेगा। ये आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। हताश निराश है आपके मुख्यमंत्री, हताश निराश। आपके पास एक लीडर नहीं है जो अपने सरकार की बात रख पाए। आप कहां पर बात करने के लायक? पूजा जी बताएं। बड़ी पार्टी आज भी है, हमें वोट मिला है, आपसे ज्यादा मिला है, तोड़ जोड़कर पलटकर इधर उधर करके, और आप न जाने पूजा जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रपंच रच करके सरकार में बने हुए हो। अरे अकरम भाई, अब शांत भी हो जाइए। देखिए हमारी टर्न आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी टर्न आ चुकी है, अब हमें बोलने दीजिए। आपकी टर्न खत्म हो गई, सुन लिया आपको सारे लोगों ने। आप शायद, आप देखिए, आप नेटवर्क की खराबी की वजह से जुड़ नहीं पाए थे। मैंने इस भरी डिबेट में चैलेंज करके कहा, मैंने इस भरी डिबेट में चैलेंज करके कहा, देखिए अकरम भाई, एक पन्ने की उपलब्धि जरूर गिनवाइएगा मुझे डिबेट से जाने के पहले, क्योंकि आपके पास ना उपलब्धियां गिनाने की नहीं है, लेकिन आलोचनाओं की बड़ी लिस्ट है। आलोचनाओं की लिस्ट आप गिनाने में माहिर हैं, लेकिन उपलब्धियां आप नहीं गिना पाएंगे। और 17 महीने का जो आप हवाला देते हैं, वो 17 महीने में ही आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हमारे ही नीतीश कुमार जी के वजह से उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो पाए थे। याद रखिएगा, अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही किया था उस 17 महीने के लिए। और देखिए ना, देखिए चुनाव की चिंता तो बाद की बात होगी अकरम भाई, चुनाव की चिंता तो आप बाद में करेंगे। पहले 13 अक्टूबर को राउस एवेन्यू कोर्ट वाली चिंता करिए। 13 अक्टूबर को
लालू यादव जी को, राबड़ी देवी जी को, तेजस्वी यादव जी को, सभी को पहुंचना है कोर्ट में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इलेक्शंस तो आता रह जाएगा, चार्ज शीटेड होने का जो है ना वो ठप्पा लग जाने वाला है 13 अक्टूबर को। उसकी चिंता, अरे कुछ भी कर लो, हमारी जनता देख चुकी है कौन किसमें संलिप्त है, कौन कितने गहरे गड्ढे में, कौन कितने भ्रष्टाचार में गिरा हुआ है, वो सारे लोग देख चुके हैं। और 13 अक्टूबर की चिंता करिए, इलेक्शन को आने में तो अभी 1 महीने का समय है अकरम भाई, उसके बाद देखा जाएगा। चुनाव आयोग को चोर कहा, देशद्रोही कहा, मैडम आप कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूरा बिहार देख रहा है। आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना कहने को ना जोड़ने को। थोड़ा समझाइए, बापू सभागार से शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाते हैं और खुद भ्रष्टाचार और करप्शन और क्राइम की बात करते हैं। शहाबुद्दीन अमर रहे, कैसी कैसी बात हमारे प्यारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भरी सभा में बोलते रहते हैं। इसी तरह का आप लोगों का क्राइम के अगेंस्ट का नारा होता है क्या? घूम रहे हैं आपके पार्टी में, आपने उसके बारे में नहीं बोला। शहाबुद्दीन हमारे पार्टी के सांसद थे, माननीय सांसद थे, और अभी भी हमारे पार्टी के लिए उतनी सम्मानीय जितने वो अपने जीवन में थे। बिल्कुल सही बात है, माननीय सांसद थे और पूरी बिहार की जनता जानती है कि वो कितने माननीय थे। पूरी बिहार की जनता जानती है कि कितने माननीय थे, है ना? चुनाव आयोग को चोर कहते हैं, बेशरम कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, और वही चुनाव आयोग अभी चुनाव करवाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम लोग चुनाव आयोग का बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे, बॉयकॉट करेंगे चुनाव आयोग को, बॉयकॉट करेंगे। कर दीजिए बहिष्कार, कर दीजिए बहिष्कार चुनाव आयोग का। क्यों चुनाव में कूद रहे हैं, क्यों चुनाव में कूद रहे हैं? एरोगेंट हो गए कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपके यहाँ गुंडा क्रिमिनल को जेल से बाहर लेकर आते हो बिहार के अंदर, कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए, अराजकता भाई आप ही जाइए और अपने नेता तेजस्वी जी के बयानों को सुनिए जो भरी सभा में वो कहते हैं। अकरम भाई, भरी सभा में तेजस्वी जी बोलने के पहले नहीं सोचते। हम तो अपनी बात को इतने संतुलित तरीके से इस डिबेट में रख रहे हैं, नहीं तो कहने को तो बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं इस डिबेट में। आप ना बोले, आपके पास वो राइट नहीं है। जदयू के पास कोई मोरल राइट नहीं है हमको सिखाने और समझाने का। मॉरल राइट की कौन बात कर रहा है? नैतिकता की बात ही कौन करता है? जिसको हाई कोर्ट ने जंगल राज की उपाधि दी हो वो नैतिकता की बात करे तो भाई थोड़ा गिरेबान में झांक लीजिए अकरम भाई, गिरेबान में झांकिए। हमने नहीं कहा था जंगल राज, हमने नहीं कहा था। हाई कोर्ट ने आपको ये उपाधि दी थी जंगल राज की। पहले उस जंगल राज का जो थप्पा, वो काला दाग आप पर जो लगा है ना, इस 20 वर्षों में भी नहीं छूट पाया है। इस 20 वर्षों में भी वो दाग धुल नहीं पाया है। पहले उस दाग को धो दीजिए और फिर इस रण में कूदिएगा, फिर इस रण में कूदिए। बिल्कुल नहीं। अमित जी, वो वही पिछड़ों का, वही गरीबों का, वही अमित जी, विधानसभा चुनाव का मिजाज समझ में आ गया आपको? और आप निश्चित तौर पे मनोज जी, जिस तरीके से पूजा जी जवाब दे रही थी और अकरम भाई के पास जवाब, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं था, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार में विकास के काम हुए और उसके बावजूद आरजेडी के जुबान से भ्रष्टाचार और अपराध की बातें शोभा नहीं देता। कौन अपराध और भ्रष्टाचार की बात कर रहा है? जो उस प्रदेश के अपराध और भ्रष्टाचार की जननी रही है, जो पार्टी, जिस पार्टी ने उस बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया है, वो अपराध और भ्रष्टाचार की बात करता है तो ये कतई भी शोभा बिहार की जनता को नहीं देता है। चुनाव प्रचार करने के लिए जेल से कानून पास करके निकालने वाले भ्रष्टाचार जेडीयू के लोग, भाजपा के लोग, देश में जिस तरीके से पूजा जी कह रहे, निश्चित तौर पे ये जंगल राज की उपाधि किसने दी? ये एनडीए या जेडीयू या भाजपा ने नहीं, जंगल राज की उपाधि हाई कोर्ट के माननीय जज ने कहा था। बिस्कोट मत करिए प्लीज प्लीज। बिहार को इतना आप ये ना समझे बेवकूफ बिहारियों को। और देखिए टिप्पणी बिहार सरकार पर नहीं थी। देखिए अकरम जी, ऐसा है ना कि आपके नेता नौवीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो कि बिहार से जुड़ी है, और बड़ी खबर इसलिए भी है कि पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो फबक फबक कर रो पड़े और कहने लगे कि मैं दलित हूं। ये बोलकर वो रो पड़े। अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि मैंने भी भेदभाव झेला है, सीजीआई को भी अपमानित किया गया है। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष
राजेश ने कहा। इस पर जवाब अकरम साहब। नहीं, मैं अभी तो आपके साथ लाइव बैठा हुआ और आपको ये सूचना आपके चैनल के माध्यम से मिली, मुझे कोई सूचना नहीं है, मैंने ऐसी अभी कोई खबर देखी नहीं है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अमित जी मैं कुछ इससे कह रहे पहले कि अगर आप हमसे बात पूछेंगे तो बिल्कुल स्मूथ है, बहुत खुशनुमा माहौल है हमारे महागठबंधन में, सारी चीजें बहुत अमित जी कुछ कह रहे हैं। अकरम भाई इसलिए नहीं कह पाएंगे कि मनोज जी इससे पहले एक बिहार में प्रभारी गए थे जिनका नाम था भगचरण दास, और लालू यादव जी ने भगचरण दास को भोगचोंदर दास कहा। वो एक दलित नेता थे, इसीलिए इनको ये सिर्फ दलित का अपमान करना, अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बनाना, सामान्य लोगों के वोट के अधिकार को छीनना, सिर्फ ये आरजेडी जानती है। और नौवीं फेल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो उससे